मान लो आपकी सैटेलाइट थोड़ा इधर उधर भटक ली तो अपने मोदी जी तो पूछेंगे, भैया करोड़ों डॉलर खर्च करके तुमने सैटेलाइट टहलाने भेजी है क्या। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए सैटेलाइट को उसके रास्ते पर वापस लाने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इन थ्रस्टर्स को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए यानी जो ईंधन चाहिए वो मिलता है इस प्रोपेलेंट टैंक से। मान लो कोई सैटेलाइट आपके सैटेलाइट के रास्ते में आ रही है, यानी टकराव होना पक्का है, तो ऐसी स्थिति में भी इन्हीं थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके उसका रास्ता बदला जाता है और सैटेलाइट गुजरने के बाद इसको अपने रास्ते पर ले आया जाता है। और ये टैंक बना है टाइटेनियम का। चलो एक परिस्थिति और इमेजिन करो, मान लो प्रोपेलेंट टैंक में सारा फ्यूल खत्म हो गया, तब क्या होगा। अब हमारे साइंटिस्ट करोड़ों डॉलर खर्च करके ऐसी गलती तो नहीं करेंगे कि दिशा बदलने के लिए पूरी तरह से एक ही चीज पर निर्भर रहें। तो इसके लिए जो उन्होंने इलाज किया वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे। देखिए स्पेस बड़ी खतरनाक जगह है। आपने सैटेलाइट छोड़ तो दिया और उसे अपने रास्ते पर भी ले आए, पर क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है और सैटेलाइट अगर गोल गोल घूमना शुरू कर दे, यानी आपने उसे भेजा है धरती की फोटो खींचने और वो अपना फोटो खींच रहा है इधर उधर, तो आपके तो करोड़ों डॉलर चले गए ना पानी में। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए उसमें एक डब्बे के अंदर 3 फ्लाई व्हील को लगाया जाता है, जिन्हें घुमाकर जरूरी टॉर्क प्रोड्यूस करके सैटेलाइट को सही एंगल पर रखा जाता है। इसके अंदर लगे 3 फ्लाई व्हील जरूरत के हिसाब से घुमाए जाते हैं और ये घूमते हुए सैटेलाइट को 3 डायमेंशनल स्पेस में सही एंगल पर बनाकर रखते हैं, ताकि जिसकी फोटो खींचने के लिए आपने इसको भेजा है ये बस वही काम करे। अब बात करते हैं सोलर अरे की। ये है बड़ी बड़ी सोलर प्लेट जो बनाती है सूरज की रोशनी से बिजली, और इस बिजली का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन के लिए। अगर आपका प्रोपेलेंट टैंक का फ्यूल खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति में ही सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को उसके रास्ते पर रखा जाता है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, घूमता हुआ सैटेलाइट हर समय सूरज से रोशनी कैसे प्राप्त करेगा। तो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है गिम्बल्स को, जो हर समय सोलर सेल्स को सूरज की तरफ बनाकर रखते हैं। क्या एक सैटेलाइट बिना सोलर एनर्जी के भी काम कर सकती है? सैटेलाइट में बैटरीज भी होती हैं, जिन्हें सोलर एरे की मदद से चार्ज किया जाता है, और सूरज की रोशनी की अवेलेबिलिटी ना होने की स्थिति में इन्हीं बैटरी की मदद से सैटेलाइट के वाइटल फंक्शंस को किया जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट में लगाई जाने वाली बैटरी की उम्र लगभग 8 से 10 साल होती है। तो उसके बाद क्या होगा, एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे और बढ़ा देंगे स्पेस का कूड़ा, जिसे इंग्लिश में डिबरी कहते हैं। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से एक सैटेलाइट की उम्र 5 से 15 साल के बीच में ही होती है। अब आता है TTC एंटीना। इस एंटीने की फुल फॉर्म है टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड, और इसी की मदद से ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट के बीच में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, स्पेस बड़ी खतरनाक जगह है। मान लो इस एंटीने में कोई खराबी आ जाए तो ऐसी स्थिति में गया पैसा, लग गई लंका भुरी वाली। पर साइंटिस्ट हम लोगों से तो ज्यादा ही समझदार हैं, तो उन्होंने एक और एंटीना इसमें फिट किया है, जिसे कहा जाता है हाई स्पीड गेन एंटीना। वैसे तो इस एंटीने का मेन काम सैटेलाइट के द्वारा ऑब्जर्वेशन को अर्थ पर भेजना होता है, लेकिन इसकी मदद से सैटेलाइट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब ये हुई ना बात, अब जरा इतिहास भी जान लो। दिन था 4 अक्टूबर 1957 का। सोवियत यूनियन ने धरती की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दी, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और ये लॉन्च अमेरिकन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वो भी इसी तरह के एक स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। अपने नागरिकों और वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए तब के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक ऐतिहासिक भाषण दिया और कहा, अमेरिका दुनिया का पहला देश बनेगा जो कि स्पेस में मनुष्यों को भेजकर वापस सुरक्षित लेकर आएगा। और उन्होंने ये कर भी दिखाया और दुनिया में शुरू हो गई स्पेस रेस। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उनकी पूरी स्पीच सुन सकते हैं। आइए जानते हैं सैटेलाइट लॉन्च से जुड़े हुए विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में। ये काम तो आपने बचपन में जरूर किया होगा। जब तक ये गेंद एक निश्चित रफ्तार पे घूमती रहेगी तब तक रस्सी को खींचते हुए ये अपनी ट्रेजेक्ट्री में बनी रहेगी, और जितनी तेज इसकी रफ्तार बढ़ेगी उतना ही रस्सी पे दबाव बढ़ता जाएगा। धरती के सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली एक फ्रीली मूविंग बॉडी होती है, जिसे बाहर उसकी रफ्तार और अंदर एक इमेजिनरी रस्सी अपनी जगह पर बनाए रखती है, जिसे आप ग्रेविटेशनल पुल भी कह सकते हैं। जितना ज्यादा सैटेलाइट धरती के पास होगा उतनी ही तेज रफ्तार से उसको घूमना पड़ेगा, ताकि वो अपनी ट्रेजेक्ट्री मेंटेन कर सके, क्योंकि रफ्तार धीरे होने पर वो धरती की सतह से जा टकराएगा। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, घूमती हुई गेंद की रफ्तार कम करने पर वो नीचे आ गिरी। चलो एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। मान लो धरती की सतह पे एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, इतना ऊंचा जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर जा रहा है।
है। अब इस पर लगाते हैं एक बंदूक। जैसे ही इससे गोली फायर की जाएगी, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस गोली पर कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यानी उसकी रफ्तार नहीं घट रही, लेकिन फिर भी ग्रेविटी ने उसको खींच लिया। चलो मान लेते हैं हमने गोली में बारूद थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी कि अब वो थोड़ा और दूर जाएगी, लेकिन अभी भी उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगी। पर मान लेते हैं हमने गोली के अंदर इतना बारूद लगाया जिससे इतनी रफ्तार उत्पन्न हुई कि वो गोली धरती का चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस उसी पॉइंट पर आ टकराई। और क्योंकि हम एयर फ्रिक्शन से ऊपर हैं, तो गोली की रफ्तार में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि धरती के चारों तरफ घूमते हुए सैटेलाइट की रफ्तार क्यों नहीं बदलती। पर मान लेते हैं हमें एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं चाहिए, तो आप गोली में और गन पाउडर लगाकर अगर उसे फायर करेंगे जो उसकी रफ्तार को बढ़ा देगा, तो वो थोड़ा लंबा चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और इस तरह से मिलेगा हमारी सैटेलाइट को एक इलिप्टिकल रास्ता। और यदि अगर हम गन का एंगल थोड़ा ऊपर कर दें तो हमें हॉरिजॉन्टल इलिप्टिकल पाथ मिलेगा, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से धरती के चारों तरफ एक सैटेलाइट का पाथ बनाया जा सकता है। बस अब एक गन की जगह पर रॉकेट का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि हमारी धरती पर ऐसे पहाड़ नहीं है जो एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहे हैं, तो सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाने का काम करेगा हमारा रॉकेट। और अगर आपको रॉकेट इंजन के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। आइए जानते हैं स्पेस में सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है। पहली स्टेज के रॉकेट के अलग होने के बाद सेकंड स्टेज का रॉकेट थिनर एटमॉस्फेयर में रफ्तार को बढ़ा देता है और इसी स्टेज में रॉकेट को करेक्ट पाथ पर लाया जाता है। उसके बाद रॉकेट की नोज कैप को रिलीज कर दिया जाता है, जो कि सैटेलाइट के डेलिकेट कंपोनेंट्स को एयर फ्रिक्शन से पैदा होने वाली जबरदस्त हीट से बचाती है। ठीक नोज कैप के नीचे लगी एक मोटर सैटेलाइट को अब घुमाना शुरू करती है, जो सैटेलाइट को एक स्थिरता देता है। स्थिरता पाने के बाद फाइनल स्टेज का रॉकेट धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट को जरूरी रफ्तार देता है। इसके बाद रॉकेट से सैटेलाइट अलग हो जाती है। अपनी ऑर्बिट में बरकरार रहने के लिए एक सैटेलाइट को कितना ऊंचा जाना चाहिए? अगर हम 150 मील की ऊंचाई पर सैटेलाइट को घुमाएं, तो धरती की ग्रेविटी कुछ ही हफ्तों में सैटेलाइट को अंदर खींच लेगी, और अगर उसे 500 मील की ऊंचाई पर छोड़ दिया जाए तो वो कई सौ सालों तक चक्कर लगा सकता है। शुरुआती प्रयोग से वैज्ञानिकों को यह समझ आ गया कि उनकी कैलकुलेशन में सैटेलाइट की जो हाइट उन्होंने सोची थी, असलियत में उससे थोड़ा ऊंचा ही सैटेलाइट को छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर की एयर डेंसिटी एक समान नहीं होती और एक सैटेलाइट को धरती के चारों तरफ कितनी तेजी से घूमना चाहिए ये निर्भर करेगा धरती से उसकी दूरी पर। हमारी धरती का नेचुरल सैटेलाइट मून काफी दूर होने की वजह से आराम से धरती का चक्कर लगाता है, लेकिन धरती के पास होने की वजह से सैटेलाइट को तेजी से धरती का चक्कर लगाना होगा ताकि वो अपने ऑर्बिट में बनी रहे, नहीं तो वो आ टकराएगी। उदाहरण के लिए 25,000 मील की दूरी पर सैटेलाइट की रफ्तार 7500 मील प्रति घंटा होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में ये सैटेलाइट धरती का एक दिन में एक चक्कर लगा लेगी। अब जानते हैं सैटेलाइट की घड़ी के बारे में। हाँ, सैटेलाइट में घड़ियां भी होती हैं, वो भी पूरी 4, और ये कोई साधारण घड़ियां नहीं है, ये है एटॉमिक क्लॉक। पर हमने साधारण घड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसे समझाता हूँ एक उदाहरण से। मान लो एक सैटेलाइट 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रही है, तो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर सैटेलाइट के अंदर लगाई गई नॉर्मल घड़ी धीरे चलेगी। कितना धीरे? एक दिन में 1 सेकंड के 7वें मिलियन हिस्से तक वो धीरे हो जाएगी। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क अभी दिखाता हूँ। फर्क ये जो आप अपने फोन में जीपीएस इस्तेमाल करते हो, ये चलता है सैटेलाइट की मदद से। अगर सैटेलाइट में लगी हुई घड़ी 1 सेकंड के 1 मिलियनथवे हिस्से तक भी धीमी हुई तो धरती पर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन से आपको लगभग 100 किलोमीटर दूर दिखाएगा। सैटेलाइट में लगी हुई घड़ी के धीमे होने पर धरती पे ही नहीं बल्कि स्पेस में घूमती हुई सैटेलाइट पर भी बहुत असर पड़ता है। अब सुनना ध्यान से, सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। हमारे पास स्पेस का कोई मैप नहीं है, तो हम अपने सैटेलाइट का कैसे पता लगाएं कि वो सही दिशा में जा रही है? और इस काम में भी एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एक उदाहरण से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो आपके पड़ोस की दुकान से आपको सामान लाने में 5 मिनट लगती हैं और आपको अपने चलने की रफ्तार भी पता है, तो इस रफ्तार और समय को मल्टीप्लाई करके आप दुकान की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक इसी चीज का इस्तेमाल सैटेलाइट को उसकी सही लोकेशन पे भेजने के लिए किया जाता है। सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजकर उसे रिसीव करके हम सैटेलाइट की रफ्तार का पता लगाते हैं। रफ्तार पता लगने के बाद दूरी के लिए हमें चाहिए टाइम, और ये टाइम एररलेस होना चाहिए, और सबसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम एक एटॉमिक क्लॉक ही बता सकती है, और इसी के आधार पर सैटेलाइट की ट्रेजेक्ट्री को डिसाइड किया जाता है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग
है। शुरू शुरू में मेरे लिए भी था। स्पेस साइंस है ही कंफ्यूजिंग, पर अगर एक बार समझ आ जाए तो बस मौजा ही मौज।